हमारे साथ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी जुड़ गई हैं। गीतांजलि जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे देश के युवाओं का जिन्होंने ये पॉसिबल कराया, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये जस्ट फर्स्ट स्टेप है। हमें अंत तक जाना है, जो कि पूरा एजुकेशन सिस्टम का ओवरहॉल। गीतांजलि जी, लेकिन इसके लिए आप किन चीजों को, या मतलब ये अगर परिस्थितियां बनी तो क्या क्या चीजें हैं जिनको आप जिम्मेदार मानती हैं? सोनम वांगचुक जी का अनशन उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन बाकी और किन चीजों को क्या आप मानती हैं? अभिजीत दीपके का आना, उनका एक पार्टी बनाना, साथ में आना, सोनम वांगचुक का उनके साथ जुड़ना, उसके बाद विपक्षी पार्टियों का भी इस मुद्दे को उठाना, इन सबको मानती हैं? किसी एक फैक्टर को मानती हैं वो जिम्मेदार? कोई भी चीज किसी एक फैक्टर से नहीं होती, ये मल्टी फैक्टोरियल है। और सोनम जस्ट वो एक स्पार्क थे जिन्होंने पूरे देश के नेशनल कॉन्शियस को इग्नाइट किया, और अभिजीत और कॉकरोच जनता पार्टी वो माध्यम था जिसके द्वारा ये पॉसिबल हुआ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरे देश के युवाओं का इतने पीसफुली अपनी मांग पर अड़े रहना और प्रोटेस्ट करना, तो इसमें सबके भागीदारी है। गीतांजलि जी, आपने कहा कि ये पहला कदम है, हमें एजुकेशन सिस्टम और बहुत सी और मांगे हैं, उस तरफ आगे बढ़ना, यानी पूरे सिस्टम में जो कमियां हैं उसे दूर करने की आप भी बात कर रही हैं। अभिजीत दीपके ने भी अभी जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है, हमारी और बहुत सी मांगे हैं, कुछ सुधारों की भी बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन अब खत्म हो जाना चाहिए? मांगों पर भले ही बात की जाए, सुधारों पर भले ही बात की जाए। हाँ, तो ये जो आगे की दिशा है हम बहुत शीघ्र ही आपको बताएंगे। गीतांजलि जी, आपके साथ सोनम जी हैं क्या आसपास? उनसे आप बात करा सकती हैं क्या? नहीं, वो अभी आईसीयू में है, लेकिन वो इसके बारे में ट्वीट करेंगे। एक बात और जो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या फिलहाल अब ये प्रदर्शन और ये प्रोटेस्ट अब ये समाप्त माना जाए? हम आपस में डिस्कस करके आपको शीघ्र ही बताएंगे। आपको लगता है कि अभी और मांगे जब तक ना मानी जाएं, क्योंकि मुआवजे की मांग है, 5 सुधारों की भी बात कर रहे हैं वो छात्र जो वहां मंच से, उन्होंने सरकार को भी 5 सुधारों की बात बताई है, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा हम इंटरनली डिस्कस करके आपको शीघ्र ही बताएंगे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया गीतांजलि वांगचुक जी हमसे बात करने के लिए। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक, जिनका ये कहना कि ये सबकी कोशिश से हुआ है, जिसमें युवा शामिल हैं, देश भर के युवा शामिल हैं, कॉकरोच जनता पार्टी माध्यम था, सोनम वांगचुक का अनशन था, लेकिन उन्होंने खत्म हो जाना चाहिए अब, इस पर साफ प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और फिर हम बताएंगे कि क्या ये अब खत्म होगा या नहीं। तो अब देखना यह है कि धरना प्रदर्शन अब खत्म होगा या और मांगों के साथ वो अभी वहां बने रहेंगे। रामकृपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल जी लगातार इस दौर में हमसे बातचीत करते रहे और बताते रहे कि किन चीजों को उनका तजुर्बा, उनका अपना विजडम किस तरीके से देख रहा है। रामकृपाल जी, आज के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? मैं इस घटनाक्रम को यही कहूंगा कि एक लोकतंत्र की जीत है, और वर्तमान सरकार, जो लोग कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र नहीं है, एक बार फिर इस सरकार ने साबित किया है कि हम उचित मांगों के लिए, और जहां तक युवा बिरादरी का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है, उसके लिए अगर हमारी तरफ से कहीं कोई चूक हुई है तो हम उसके जिम्मेदारी लेते भी हैं। और मैं समझता हूं कि मैं किसी भी चीज को आज के संदर्भ में सिर्फ नहीं देखता हूं, इसको बृहत्तर संदर्भ में। मैंने उस दिन आपके साथ भी ये बात कही थी कि यहाँ पर एक कोशिश हो रही है कि विक्टिम कार्ड खेलने की, कि सहानुभूति जनता की किसको मिलेगी। अभी जो कुछ भी सरकार ने किया है, मैं समझता हूं कि सरकार ने साबित कर दिया है एक बात की, भारत में लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक ताकतों कर के सम्मान की रक्षा करना, जो उस लिखा हुआ है संविधान में कि रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर द अपोजिशन, माइनॉरिटी जिसको मतलब अपोजिशन का सवाल है, तो ये भी है उसमें। अगर जेनविन छात्र, एक बात तो थी कि जो भी हुआ वो गलत हुआ था, और सरकार भी नहीं चाहती, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसके शासन में कोई पेपर लीक हो और ऐसा कोई मुद्दा मिले जिसको जो उसको परेशानी में डाले। तो मोदी जी ने जो रात को ट्वीट किया उस पर तो बहुत साफ बात है कि जो
सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी जी भी कह रही थी, तो ये तो फुल प्रूफ बेसिकली होना ही यही चाहिए था। मुख्य मांग ये होनी चाहिए किसी व्यक्ति को लेकर के नहीं, लेकिन चलिए इससे अगर ईगो सेटिस्फाइड होता है तो हो ठीक है। जाए। मैंने लेकिन रामकृपाल जी, समस्या आप तो वही कह रहे है हैं ना। कि समस्या को हल करने की ज्यादा जरूरत थी, जो सरकार बिल्कुल, कह भी रही थी, बिल्कुल, बजाय एक बिल्कुल। व्यक्ति विशेष के इस्तीफे पर केंद्रित रहने के। लेकिन वो सांकेतिक था, शायद उनको लग रहा था ये बड़ा संकेत होगा, इसे देना जरूरी है, इसलिए शायद कॉकरोच जनता पार्टी का कहना था कि वो इस मांग को रख रहे हैं। मेरा आपसे इससे आगे का सवाल है, क्या इसकी वजह से जिस तरह का धरना प्रदर्शन हमने दिल्ली में देखा, और दिल्ली ही नहीं देश के कुछ और हिस्सों में भी हमने देखा कि जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया, क्या इसकी वजह से, और ये कहा गया कि कुछ देर कर दी गई बातचीत शुरू करने में, कुछ समय पहले की जाती तो शायद इतना ज्यादा व्यापक या इतना ज्यादा बड़ा ये आंदोलन नहीं खड़ा होता और वहीं पर उसे समस्या को एड्रेस कर लिया जाता। अब आपको क्या लगता है, क्या ये इतना बड़ा हो गया है मुद्दा कि ये आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकता है, या अभी भी ये ऐसा है जिसे सरकार क्योंकि अब एक्शन ले रही है तो इसे कंटेन कर लेगी? देखिए, अब करीब करीब जितनी भी मांगे थी सब मान ली गई हैं। ये भी कह दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रही है, 3 महीने में अपराधी को पकड़ा जाएगा, यानी एक तरह से जो प्रिवेंटिव काम करने थे वो कर लिए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो एग्जाम होंगे वो शायद ऑनलाइन होने की बात चल रही है, ताकि इस तरह की घटना हो ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में जिसमें बहुमत, सरकार जो है बहुमत से आई थी, एक बात मैं फिर दोहराऊंगा, 2014 में मोदी जी ने जब सत्ता संभाली थी तो संसद में उन्होंने पहला जो बयान दिया था उसकी कुछ लाइनें मुझे याद है, मैं दोहराऊंगा। उन्होंने कहा था कि सरकार चलाने के लिए तो जनता ने मुझे बहुमत दे दिया है, लेकिन देश चलाने के लिए मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि ये जो मूल मंत्र था, आज भी उनको अगर कहीं लगता है कि ठीक है हम मेजॉरिटी में हैं, हमारे पास बहुमत है, लेकिन अब इस तरह की स्थिति में अभी जो मंच से बातें कही जा रही हैं रामकृपाल जी, अभी हम देख रहे हैं कि मंच यहाँ जंतर मंतर में रिजॉइस कर रहा है, ये भी कह रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, डेमोक्रेसी इसी को कहा जाता है इत्यादि, और वहां पर हम उनमें खुशी का संचार देख रहे हैं। लेकिन अब मैं विक्रांत आपके पास आना चाहता हूं ये समझने के लिए कि राहुल गांधी जो कहते रहे कि ये 3 मांगे हैं नॉन नेगोशिएबल हैं और ये छात्रों की मांगे हैं। छात्र एक महत्वपूर्ण मांग माने जाने के बाद, और अगर ये माना जाए कि ये जो सीजेपी है ये छात्रों के आंदोलन का चेहरा था, तो इन्होंने इस एक बड़ी मांग के माने जाने पर अपनी खुशी का इजहार किया है। बाकी मांगे मान ली जाएंगी ये उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन जो 2 मांगे हैं वो वहां प्रकारांतर से हैं जो राहुल गांधी ने कही है। एक तो वो पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और दूसरा वो माफी तक की बात कर रहे हैं सरकार की तरफ से। तो क्या अब भी चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं या कांग्रेस भी रीथिंकिंग के मूड में? देखिए, आप कह सकते हैं कि हाथी निकल गया पूंछ बाकी है, लेकिन अब उसके बाद सियासत है ये। उनको लगता है, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है, विपक्ष को लगता है कोई और इसमें पेंच फंसा करके सरकार को पर दबाव बनाए रखा जाए, तो ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे अहम बात थी वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। जैसा कि आशंका कांग्रेस पार्टी के नेता जता रहे थे कि जब आज 24 घंटे का टाइम सरकार ने कहा कि हम 24 घंटे में सीजेपी को बताएंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, तो राहुल गांधी ये भांप गए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। इसलिए आज सुबह सुबह वो छात्रों के साथ सामने आए। उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा होना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको कोई दूसरा मंत्रिमंडल मिल जाए, दूसरा विभाग मिल जाए मंत्रिमंडल में। और दूसरी अहम बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आदेश दिया लाठीचार्ज का या पैलेट गन चलाने का, और जिन लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया, दोनों पर एक्शन होना चाहिए। तो उनका इशारा कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ है। और तीसरी बात वो करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगे, जो सारी खामियां गलतियां सामने आई हैं। तो ये चीजें इतनी आसानी से होने वाली नहीं, लेकिन अगर छात्र मान जाते हैं, छात्र शांत होने लग जाते हैं, छात्रों को सरकार समझा ले जाती है, तो फिर राहुल गांधी को एक तरीके से अपने कदम थोड़ा सा पीछे जरूर खींचने होंगे, क्योंकि सरकार को भी ये मालूम है कि कांग्रेस से या सियासी दलों से तो सियासत के तौर पर वो निपट लेगी,
लेकिन आम जन से जुड़ा मुद्दा, आम छात्रों का इस आंदोलन में और शायद यही वजह भी है जिसकी वजह से इस्तीफा हुआ है कि ये आम लोग हैं, ये आम छात्र हैं, युवा हैं, वो सड़क पर उतरे थे और वो इस मांग को सामने रख रहे थे। ये राजनीतिक दल सीधे तौर पर उसमें कोई नहीं जुड़ा हुआ था, इस वजह से राजनीति से दूर रखा गया। लेकिन हमारे साथ रामकृपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। रामकृपाल जी, आप अपनी बात रखें। और जो मैं सवाल पूछ रही थी सर, वो राजनीति से जुड़ा हुआ था कि राजनीतिक तौर पर इसका क्या लॉन्ग टर्म नुकसान होगा या उस नुकसान को अब सरकार आगे कंटेन कर लेगी? नहीं, मैं यही कहने जा रहा था कि देखिए, दीर्घ काल के लिए अगर आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए, तो बीजेपी ने जो इस सेशन के लिए जो कुछ लक्ष्य रखा है अभी आने वाले समय में, उसमें जो पहली खाई आ गई थी, ये जिसको शायद मतलब जज नहीं किया गया था या फोर्स ही नहीं किया था, उससे निजात बीजेपी ने पा ली है। और भी एक संकल्प, ये मैसेज भी दिया है कि हम बहुमत के बावजूद अगर हमारे देश की जनता या छात्र युवा जो तरुणाई है, उसको अगर कहीं मन में शंका होती है कि हम कहीं बहुत तानाशाह और जिस तरह का आरोप लगाए जाते हैं, तो ये लड़ाई तो बीजेपी ने आज जीत ली है, झुक करके जीती है। और एक बात मैं और कहूंगा, जो लोग आज बहुत जश्न मना रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि उपलब्धि या जीत हमेशा अहंकार के पैकेट लेकिन अब में जरा आती है। सर कुमार कुंदन के पास चलेंगे। कुमार कुंदन धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर मौजूद हैं। तमाम कार्रवाइयां, फास्ट ट्रैक अदालत, सजाओं को कड़ा करने के मामले में कदम का उठाया जाना और जो मुख्य सचिव हैं उनका ट्रांसफर, 47 दूसरे स्टाफ का बदला जाना, और इसके बाद ये क्या अभी भी उनके घर पे एक बैठक हो रही है, अभी भी बैठक हो रही है। तो क्या संदेश, क्या कुमार कुंदन संदेश ये देने की कोशिश है कि सिस्टम को ओवरऑल करने के लिए जो जरूरी था वो तो वैसे भी किया जा रहा था, लेकिन अगर इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर और बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, तो ठीक है, ये कदम भी सही। क्या सरकार ये संदेश दे रही है? देखिए, सरकार जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद सरकार मजबूर हुई ये कदम उठाने के लिए। सरकार पहले दिन से बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि उनके किसी मंत्री का इस्तीफा हो, नहीं तो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, सरकार चाहती तो उसी समय इस्तीफा लेके सब कुछ को शांत किया जा सकता था। लेकिन सरकार इस स्थिति को भांपने में नाकाम रही कि ये प्रदर्शन इतना ज़्यादा उग्र हो जाएगा। और आप मानिए या ना मानिए, दिल्ली ही नहीं, देश के अन्य भागों से जो तस्वीरें आ रही थी, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी और दिन ब दिन यह प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था। और आखिरकार सरकार ने इन सब के बीच डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो तमाम तरह की चीज़ें को करने की कोशिश की जिससे कि छात्रों का गुस्सा शांत हो। मसलन एनटीए का एक तरीके से रिनोवेशन पूरा कर देना, एनटीए से एक साथ 47 लोगों को निकालना, 14 पहले से रिक्त हैं, तो मतलब 221 में से अगर 61 लोगों को आप निकाल देते हैं तो बचते कितने स्टाफ हैं। लेकिन इससे भी छात्रों का गुस्सा नहीं रुका। इसके अलावे एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी, जो कि शिक्षा मंत्रालय के स्तंभ माने जाते थे एक तरीके से, उनको हटाना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसके बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनकी एकमात्र मांग जो बच गई थी और जो सबसे बड़ी मांग थी, वो थी धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाना। अब सवाल उठता है कि सही कौन है, गलत कौन है, लेकिन जो पूरी की पूरी दबाव की रणनीति है, उसमें सरकार को इस बार अपने कदम पीछे हटाने पड़े। लेकिन कुमार कुंदन, आज जाके उनका इस्तीफा हुआ है। जैसा कि कुछ देर पहले भी जानकारी दे रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के घर पर वो मौजूद हैं, वहां पर वो एक बैठक भी कर रहे हैं, यानी इस्तीफा देने के बाद भी क्या संदेश ये देने की कोशिश है कि वो अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम अभी भी कर रहे हैं तब तक जब तक कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो या किसी और को ये जिम्मेदारी दी जाए, यानी वो अपना काम कर रहे हैं और सरकार अपने काम में लगी है। क्या ये संदेश है? देखिए सुमेरा, जहाँ तक मुझे लगता है, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के घर पे वही लोग मौजूद हैं जिन लोगों की जिम्मेवारी है। नहीं, लेकिन ये कुमार कुंदन, एक दूसरी बात ये भी लग रही है कि सुमेरा, जो आप सवाल कह रही थी, ये मुझे लगता है एस्केलेशन लेडर्स सरकार ने खुद बनाए थे कि अगर ये स्थिति होगी तो क्या करना है और इस तरह तक अगर इतनी नौबत पहुंचती है तो क्या करना है। इसलिए शिक्षा सचिव को पहले हटाया गया, 47 स्टाफ बदले गए और सबसे आखिरी रिजॉर्ट ये रखा गया था। लेकिन यहां कुछ देर पहले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि से मैंने और सुमेरा ने बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
हमारे साथ गीतांजलि। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी जुड़ गई हैं। गीतांजलि जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे देश के युवाओं का जिन्होंने ये पॉसिबल कराया, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये जस्ट फर्स्ट स्टेप है। हमें अंत तक जाना है, जो कि पूरा एजुकेशन सिस्टम का ओवरहॉल। गीतांजलि जी, लेकिन इसके लिए आप किन चीजों को, या मतलब ये अगर परिस्थितियां बनी तो क्या क्या चीजें हैं जिनको आप जिम्मेदार मानती हैं? सोनम वांगचुक जी का अनशन उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन बाकी और किन चीजों को क्या आप मानती हैं? अभिजीत दीपके का आना, उनका एक पार्टी बनाना, साथ में आना, सोनम वांगचुक का उनके साथ जुड़ना, उसके बाद विपक्षी पार्टियों का भी इस मुद्दे को उठाना, इन सबको मानती हैं? किसी एक फैक्टर को मानती हैं वो जिम्मेदार? कोई भी चीज किसी एक फैक्टर से नहीं होती, ये मल्टी सेक्टोरियल है। और सोनम जस्ट वो एक स्पार्क थे जिन्होंने पूरे देश के नेशनल कॉन्शियस को इग्नाइट किया, और अभिजीत और कॉकरोच जनता पार्टी वो माध्यम था जिसके द्वारा ये पॉसिबल हुआ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरे देश के युवाओं का इतने पीसफुली अपनी मांग पर अड़े रहना और प्रोटेस्ट करना, तो इसमें सबके भागीदारी है। गीतांजलि जी, आपने कहा कि ये पहला कदम है, हमें एजुकेशन सिस्टम और बहुत सी और मांगे हैं, उस तरफ आगे बढ़ना, यानी पूरे सिस्टम में जो कमियां हैं उसे दूर करने की आप भी बात कर रही हैं। अभिजीत दीपके ने भी अभी जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है, हमारी और बहुत सी मांगे हैं, कुछ सुधारों की भी बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन अब खत्म हो जाना चाहिए? मांगों पर भले ही बात की जाए, सुधारों पर भले ही बात की जाए। हाँ, तो ये जो आगे की दिशा है हम बहुत शीघ्र ही आपको बताएंगे। गीतांजलि जी, आपके साथ सोनम जी हैं क्या आसपास? उनसे आप बात करा सकती हैं क्या? नहीं, वो अभी आईसीयू में है, लेकिन वो इसके बारे में ट्वीट करेंगे। एक बात और जो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या फिलहाल अब ये प्रदर्शन और ये प्रोटेस्ट अब ये समाप्त माना जाए? हम आपस में डिस्कस करके आपको शीघ्र ही बताएंगे। आपको लगता है कि अभी और मांगे जब तक ना मानी जाएं, क्योंकि मुआवजे की मांग है, 5 सुधारों की भी बात कर रहे हैं वो छात्र जो वहां मंच से, उन्होंने सरकार को भी 5 सुधारों की बात बताई है, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा हम इंटरनली डिस्कस करके आपको शीघ्र ही बताएंगे। धन्यवाद। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, कही गई बात मुख्य रूप से क्या है वो रही आपके सामने। प्रधान के इस्तीफे पर खड़गे का ये पोस्ट जो कहता है इस्तीफा सत्य की जीत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह इस्तीफा सत्य की जीत है। यहां पर वो जो बात कही गई आपके सामने है। भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। छात्रों के गूंज नाम से इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपना आंदोलन चला रही है। यह हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्हें देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हट की हार है। ये उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचारी है। साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज उठाई। अब बारी है मोदी जी को हमारी युवा पीढ़ी से माफी मांगने की, जिन्होंने उन पर लाठी डंडे और पैलेट गन्स चलवाई हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करने की। तो देखिए, यही बात अभी कुछ समय पहले कुमार विक्रांत कह भी रहे थे कि राहुल गांधी ने भी आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने यही मांगे सामने रखी थी कि जिन्होंने ये कार्रवाई की, छात्रों पर लाठी डंडे चलाए हैं, उन पर कार्रवाई हो। वो इशारा किस तरफ कर रहे थे उसके बाद की कुमार विक्रांत ने, और मोदी जी भी माफ़ी मांगे। यही बात अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने ट्वीट पे लिखी है। तो हम क्या कुमार विक्रांत ये देख सकते हैं आगे समय में कि हम सोमवार को भी संसद में उसी तरह का हंगामा देखेंगे क्या? ये देखिए, कांग्रेस और विपक्षी दल जरूर चाहेंगे कि मुद्दा बड़ा बनता रहे, वो सरकार पर दबाव बनाते रहें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सियासी तौर पर अगर विपक्षी इसको हंगामा करते हैं इस बात को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है या उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो उसके बाद में इस चीज को आगे लेकर जाना बहुत मुश्किल होगा। उस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खासकर तब जो बाकी दोनों मांगे छात्रों की हैं, अगर वो सरकार मान लेती है, सरकार और छात्रों के बीच सहमति बन जाती
जाती है तो फिर विपक्ष को इस मुद्दे को बहुत ज्यादा आगे ले जाने में बहुत मुश्किल होगी। तो थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि जहां तक विपक्ष की बात है वो तो चाहेगा ही कि हम लगातार दबाव बनाए रखें, लेकिन अगर छात्र विक्रांत, इससे आगे का भी एक और सवाल, कांग्रेस पार्टी के भीतर इस वक्त क्या चर्चा है? क्या उनको लगता है कि एक मुद्दा उनके हाथ लग गया है? राहुल गांधी, हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देहरादून भी गए थे, दिल्ली में भी एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो क्या वो इस मुद्दे को और बड़ा बनाने वाले हैं राजनीतिक तौर पर देश भर में? कुमार विक्रांत, आपको आवाज मिल रही है? विक्रांत से हम तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हम ये कल्मिनेट करने वाले हैं छात्रों की गूंज को, जो दिल्ली में कल्मिनेशन का इनका कार्यक्रम है। लेकिन क्या आप बढ़ाएंगे कि वो रहेगा या इसे और बढ़ाएंगे? राजनीतिक तौर पर उसको कहां तक लेकर जाना चाहते हैं वो समझेंगे कुमार विक्रांत से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसमें युवा पीढ़ी उनके साथ जुड़ रही है, हो सकता है वो इसको और बढ़ाना चाहें। लेकिन अब इतना बड़ा कदम उठाने के बाद अगर इस मुद्दे को लेकर हट की राजनीति विपक्ष की तरफ से की जाती है तो क्या उसे जायज माना जाएगा, या अब ये राजनीति उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है? सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया भी आ गई है, उन्होंने कहा लोकतंत्र की जीत हुई है। अभिजीत दिपके ने भी कहा था कि ये लोकतंत्र की जीत है। सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक की ये अहम प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ समय पहले हमने उनकी पत्नी से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि सोनम वांगचुक अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अभी अस्पताल में ही हैं, वहां रिकवर कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की जीत हुई है। सोनम वांगचुक ने भी तब जब अपना अनशन खत्म किया था तो उन्होंने कहा था कि ये जो मांगे हैं उन्हें माना जाना चाहिए। तो देखिए ये वो पोस्ट है जो उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने बताया कि ये युवाओं की जीत है। इट इज़ अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीट्स, यानी ये सीधे लोकतंत्र की बात हो रही है, सीधे सड़क से सीधे लोकतंत्र को हम देख रहे हैं। इट्स अ विक्ट्री ऑफ पीस, पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस, यानी ये शांति से किया गया, पेशेंस के साथ किया गया प्रदर्शन है और डटे रहे हैं। कंग्रेचुलेशन सीजेपी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद दी है, जेन जी ऑफ द नेशन, एंड थैंक यू ऑल सिटीजंस फॉर शेडिंग फियर एंड द फियर ऑफ fear and rising up from every corner of the nation। यानी उनका ये कहना है कि जेन जी को भी हम धन्यवाद करते हैं और देश के तमाम नागरिकों को, क्योंकि उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ा और डर को पीछे छोड़ने के बाद वो देश के हर कोने से उठकर आगे बढ़े हैं। फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी नाउ टू रिफॉर्म्स, अब हम रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय हो चुकी है। रामकृपाल जी, बल्कि उससे पहले अमोद की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमोद, देखिए जो अभी अभिजीत दिपके प्रतिक्रिया दे रहे हैं मंच से, जो सोनम वांगचुक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर भी बता देते हैं। एक और बड़ी खबर सोनम वांगचुक की प्रतिक्रिया के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में सरकार और सीजेपी की वार्ता होगी। ये 3:30 बजे के लिए प्रस्तावित थी, यानी अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें बाकी की दोनों मांगों पर, जिसमें पहले ही कहा जा रहा था कि सरकार सकारात्मक है, उस पर सरकार अपना रुख और साफ करेगी कॉकरोच जनता पार्टी के वार्ताकारों के सामने। लेकिन थोड़ी देर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होगी जहां पर जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, लगातार निगाह रख रहे हैं। थोड़ी देर में यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत ये होने वाली है, तो अब क्या बाकी दो मांगे भी एज इट इज स्वीकार की जाएंगी? सरकार की तरफ से पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिखाया गया था दोनों बातों को लेकर, लेकिन क्या वैसे ही मान लिया जाएगा कि जिनके ऊपर केसेस रजिस्टर किए गए हैं वो केसेस विड्रॉ किए जाएंगे और जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके घर वालों को, परिजनों को 1 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पर दिए जाएंगे? ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले अमोद के पास एक बार चलते हैं। अमोद, यहां से आगे अब जो पार्लियामेंट में जो महत्वपूर्ण बिल्स लाए जाने हैं और उसमें से आप जानते हैं कि कई ऐसे हैं जिनको लेकर हो सकता है कि कुछ खींचतान भी मचे, अब उन तमाम चीजों के लिए सरकार अब एक तरीके से उसके लिए रास्ता प्रशस्त है और वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, या अब यहां से विपक्ष एज लेता दिखाई देगा? देखिए, सरकार का मुख्य चिंता स्टूडेंट्स, वो छात्र जो सड़कों पे आंदोलित थे, यही थे, और राजनीतिक रूप से सरकार अपने आप को कहीं कमजोर नहीं पा रही। थोड़ी देर आपको रोक रहे हैं अमोद, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आपका जवाब लेना है, लेकिन शिवांग के पास अभी जाना होगा। जी हाँ, क्योंकि शिवांग वहां मौजूद हैं जहां कॉकरोच जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, वो प्रदर्शन स्थल के पास मौजूद हैं। शिवांग, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या अहम बातें मंच से की गई? क्योंकि हमने अभिजीत दिपके ने क्या कहा है वो सुनवाया है, लेकिन और क्या कुछ वहां हो रहा है? कैसी प्रतिक्रिया है वहां पर मौजूद युवाओं और छात्रों की?
माफ कीजिएगा देखिए, मैं शिवांग, हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जुड़े हैं। जी हाँ, ये माफ कीजिएगा शिवांग, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगी, आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से जुड़े हैं और यहाँ पर बैठक होने वाली है कुछ देर में। यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के वार्ताकार पहुंचेंगे। अब बाकी की 2 मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। बिल्कुल, देखिए तीसरे दौर की बातचीत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर होने वाली है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है और अब यहाँ पे कुछ ही देर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डॉक्टर जेपी नड्डा जो हैं वो यहाँ पे मुलाकात करने के लिए पहुँचेंगे। उससे पहले कि वो आएँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ का माहौल दिखा देता हूँ। अभी कुछ देर पहले ही चंद मिनटों पहले कॉकरोच जनता पार्टी के जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे बात करने के लिए आया है। आशुतोष रंका यहाँ पे आए हैं और जो पार्टी के दूसरे लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ जो सीआरपीएफ कमांडोज हैं, महिला और पुरुष की जो टुकड़ियाँ हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है और एक ह्यूमन चेन जोड़कर यहाँ पे एक दरवाज़ा बनाया गया है ताकि यहाँ से एंट्री हो सके। अभी दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में बैठ के कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, स्पोक्स पर्सन यहाँ पे पहुंचे हैं और अब वो सीधे ऊपर की तरफ चले गए हैं जहाँ पे बैठक होनी है। और इस बैठक आपके पास आता हूं, लेकिन एक अहम खबर आ रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात चल रही थी जो समाप्त हो गई है। इस्तीफे की घोषणा के बाद दोनों की मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात चल रही थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद ये मुलाकात शुरू हुई थी और ये मुलाकात अभी समाप्त हुई है। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए हैं। क्या अपडेट है, उनके पास चलें। कुमार, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 5 मिनट पहले ये मुलाकात ख़त्म हुई है और ख़त्म होने के बाद अमित शाह वहाँ से निकले हैं। निकलते वक्त वो बाकायदा धर्मेंद्र प्रधान के घर के पास से होकर गुजरे और उसके बाद कितनी देर मुलाकात चली, क्या बात चली, इस पर तो अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है अब से थोड़ी देर बाद कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात करेगा और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, 2 एक अहम ऐसे मुद्दे हुए हैं। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो मुलाकात होनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसकी भी रूपरेखा और तमाम तरह की चीज़ों पर बात हुई है। अब सवाल यह है कि यहाँ अब शिवांग भी हमको जानकारी दे रहे हैं, उनके पास एक बात यह समझने के लिए चलते हैं कि यहाँ आज बातचीत के लिए अभिजीत दिपके आएंगे या आशुतोष ही पहुंचने वाले हैं और सौरभ दास? दिनेश, जैसा मैंने बताया पहले भी आपको कि सौरभ दास यहाँ पे पहुंचे हैं और आशुतोष रंका, ये 2 लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके साथ 2 अन्य लोग भी थे। अभिजीत दिपके एक भी बैठक में नहीं आए, ना वो कल आए थे ना आज। और जो लोग कल यहाँ पे आए थे जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए और जो लोग उनके घर भी गए थे मुलाकात के लिए, पहली दौर की जो मुलाकात थी, ये तीसरे दौर की मुलाकात है जो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी और यहाँ से वो फैसला लिया जाएगा कि ये प्रोटेस्ट अब आगे किस दिशा में जाएगा। या तो ये प्रोटेस्ट सरकार चाहेगी अपनी वार्तालाप के अंदर, इस बातचीत के अंदर, कि ये प्रोटेस्ट अब जल्द से जल्द खत्म किया जाए और सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग यहाँ पे आए हैं उनके बीच क्या कुछ बातचीत होती है और फिर आखिर ये किस दिशा में मामला पूरा आगे बढ़ता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ बातचीत करने के बाद वो कहेंगे, जाहिर सी बात है कि हम वापस जाएंगे, हम चर्चा करेंगे, फिर हम बताएंगे। वहाँ पर जो इतनी बड़ी तादाद में युवा इकट्ठा हैं वो आश्वस्त हैं या नहीं, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमोद, एक बड़ा सवाल यह है कि अभिजीत दिपके जब अब से कुछ समय पहले बोल रहे थे मंच से, तो उन्होंने ये कहा कि वो तमाम, ये पहले से उनकी मांग रही है कि वो तमाम पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठीचार्ज किया या जिन्होंने बल का प्रयोग किया, हालांकि पहले ये मांग थी कि छात्रों के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है वो वापस कर लिया जाए, लेकिन अब वो ये मांग रख रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने बल प्रयोग किया, जिन्होंने लाठीचार्ज किया, जिन्होंने ये सब किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो अब क्या ऐसा हम देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह का गोल पोस्ट चेंज करें जो कि सरकार के लिए मानना मुश्किल हो, या फिर कहीं बात फंस जाए? मुझे लगता नहीं अभी अमोद हमको सुन पा रहे हैं। अमोद राय अभी हमें नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस पर अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें, क्योंकि अब वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सीजेपी जो बात कह रही है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। पहली बात तो ये है कि जब धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, केंद्र सरकार में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री थे, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो दिल्ली पुलिस के कुछ मिड लेवल के अधिकारी, चाहे वो डीसीपी लांबा हो या कोई एक एसीपी हैं, इस तरह के अधिकारी जिनका वीडियो में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि उन्होंने अपने अधिकार का, अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हो, उनका तबादला कर
दिया जाए, उनको डैनिप कैडर के तहत अरुणाचल प्रदेश या कहीं और भेज दिया जाए, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत सरकार को इस मामले में आएगी नहीं, वो कर लेंगे। जो दूसरी एक अहम मांग है कि जो बच्चे मारे गए उनके माता पिता को मुआवजा देना, तो बीइंग ए पेरेंट्स हम और आप सब जानते हैं कि बच्चे की जान की तो खैर कोई कीमत होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए इन बच्चों के परिवारजनों को मुआवजा देती है, जिसमें सरकार को भी कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, उससे ज्यादा खर्च तो आपको बीच में रोकते हुए शरद पवार ने क्या कहा है, जरा वो दिखा दें। उन्होंने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया को अपने हैंडल से जाहिर किया है सोशल मीडिया पर। क्या कहा है प्रधान के इस्तीफे पर शरद पवार का पोस्ट। शरद पवार आपको मालूम है अभिजीत दिपके से मिलने भी गए थे और प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई थी। युवाओं का संघर्ष रंग लाया, शरद पवार की प्रतिक्रिया है। 28 दिन से युवा मजबूती के साथ डटे रहे और उनका संघर्ष ही आखिरकार रंग लाया। युवा शक्ति की एकजुटता की जीत इसे शरद पवार ने करार दिया है। मनीष अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम और आप इस बात के गवाह हैं कि आज भारत की राजनीति शिक्षा के मुद्दे पर हो रही है। मनीष आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इसमें मैं जोड़ दूं ये कि बाकी दोनों जो मांगे हैं, चाहे वो मुआवजे की मांग हो या छात्रों पर जो केस दर्ज हुआ है उसे वापस लेने की बात हो, इस पर सरकार का रुख सकारात्मक पहले से दिख रहा था। जब बातचीत हुई थी तब भी दूसरे दौर की ये कहा गया था कि सरकार इन दोनों मुद्दों पर सकारात्मक है, तो वो मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत उसमें दिक्कत आएगी सरकार को मानने में। लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों के साथ बर्बरता की। प्रियंका गांधी के इस बीच प्रतिक्रिया आ गई है, आइए देखें उन्होंने क्या कहा है। Yes, so I'm very, very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today, this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now I think this is the beginning, but I'm really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years I've thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person, because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ये तारीख जो है ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई। युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, प्रियंका गांधी कह रही हैं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं। देखिए ये बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे को भी दिल्ली बुलाया गया है।
तो देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे को भी दिल्ली बुलाया गया है। क्या है इसके संकेत, इसके मायने क्या हैं, ये हम अमोद से ही समझेंगे। विनोद जगदाले हमारे साथ पहले जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विनोद जगदाले, क्या जानकारी है, क्या ये भी कोई खबर आपको मिल रही है कि क्यों बुलाया गया है दिल्ली, या क्यों दिल्ली जा रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो आज पंढरपुर में थे। आज आषाढ़ी एकादशी की पूजा करने के बाद वो नागपुर में रवाना हुए थे और नागपुर से उन्हें दिल्ली की आला कमान ने वहां पर बुलाया मिलने के लिए। बताया जा रहा है कि वो आज शाम को अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। फिलहाल दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद जो राजनीतिक गतिविधि बढ़ चुकी है और इसी सिलसिले में देवेंद्र फडणवीस को मिलने के लिए वहां पर बुलाया जा रहा है, मिलने के लिए वहां पर बुलाया गया है। देवेंद्र फडणवीस अगले 1 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। फिलहाल वो नागपुर से उनकी फ्लाइट ने उड़ान भरी है तो और विनोद अभी रवाना हो रहे हैं। ये खबर ये भी है जी 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 प्लीज, और खबर ये भी है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी आज रात को दिल्ली जा सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है और अमित शाह से मुलाकात करके अपने जो सांसद दिल्ली में फिलहाल मौजूद है उनसे भी वो मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन एक बात है कि ऐसे समय पर देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाना तो एक खबरों का बाधा कह सकते गर्म हो चुका है। जी, तो जो भी इसको सुनेगा और सहज बुद्धि जो काम करेगी वो अगर सीधे सीधे डॉट कनेक्ट करेंगे और 2 गुणे 2 बराबर 4 वाला हिसाब होगा तो अमोद तो इसको तो ऐसे देखा जाएगा कि अभी प्रधान जी जिस कुर्सी को खाली कर रहे हैं उसके लिए कैंडिडेट तय किया जा रहा है और महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा ये भी तय हो रहा है क्या? देखिए, अभी ये जो खबर सुना जा रहा है उसको अगर सचमुच आपने कहा कि 2+2 अमोद एक बार आपके पास आएंगे वापस, पहले विनोद के पास चलते हैं, उनके पास और भी जानकारी है। विनोद, तो क्या रवाना हो चुके हैं वहां से देवेंद्र फडणवीस, कब तक दिल्ली पहुंचेंगे? देखिए, देवेंद्र फडणवीस रवाना हो चुके हैं और आज एकनाथ शिंदे भी रात को दिल्ली जाने की खबरें सामने आ रही है। इसकी दो कह सकते 2 शक्यता इसकी व्यक्त हो सकती है। एक तो कि जैसे अमोद ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देवेंद्र फडणवीस को सेंट्रल में मिनिस्टर बनाकर एकनाथ शिंदे को राज्य की कुर्सी दी जा सकती है, लेकिन इसके बारे में अब तो कोई जानकारी सामने नहीं है। और दूसरी जानकारी ये लगी है सूत्रों के हवाले से कि इस कुर्सी पर जो शिक्षा मंत्री की जो कुर्सी है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद जो खाली हुई है उसमें श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं उनको नियुक्त किया जा रहा है और इसलिए चर्चा करने के लिए दोनों नेताओं को अलग अलग वहां पर बुलाया है। क्या देवेंद्र फडणवीस का, विनोद, क्या देवेंद्र फडणवीस का पहले से कार्यक्रम था या उन्हें अचानक बुलाया गया है? देखिए, उन्हें अचानक वहां पर दिल्ली बुलाया गया। 1 घंटे पहले जब इस्तीफे की खबर सामने आई उससे कुछ चंद मिनट पहले ही देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली से एक फोन आता है और कहा जाता है कि अमित शाह ने आपको मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद तैयारी पूरी हो जाती है। करीब 35 मिनट पहले नागपुर से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसा आज का कोई कार्यक्रम उनका दिल्ली जाने का नहीं था, लेकिन उन्हें दिल्ली वहां पर अमित शाह ने चर्चा के लिए बुलाया है। देखिए, पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र में खबरें ये है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वहां पर शामिल किया जाएगा और मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाएगा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस को अचानक दिल्ली बुलाए जाने से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म हो चुका है। जी, तो अब ये इसी तरह की बातें, इशारे, संकेत दिल्ली में भी मिल रहे हैं क्या अमोद राय? देखिए, इस बात पे काफ़ी महीनों से चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस को देर सवेर दिल्ली बुलाया जाएगा और यहाँ पर उनको केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसका कोई ठोस तथ्यात्मक जानकारी कहीं से नहीं है। ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में भी चर्चा होता है, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा होता है और आज जिस तरह की परिस्थिति का निर्माण हुआ है वैसे में अचानक उनको बुलाया जाना, इसको लेकर जरूर 2+2 अगर करे तो समझ में आता है कि हो सकता है जो कयास लगाया जा रहा था वो सही हो। लेकिन अभी महाराष्ट्र की जो स्थिति है और अभी जो सेंटर की स्थिति है वैसे में देवेंद्र फडणवीस शुरू से ही ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में उनको पूरा अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका मिले। तो इसमें और रिलेक्टेंट है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वो बने रहें। तो वैसे में दिल्ली उनके आने की संभावना मुझे व्यक्तिगत तौर पर क्षीण लगती है। हालांकि जानकारी इस विषय में अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन जरूर ये होगा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो आज दिल्ली में हुआ है तो उसको लेकर अब आगे
कैबिनेट में भी फेरबदल होने की संभावना बन सकती है। जल्द होगी, हालांकि पार्लियामेंट सेशन के दरमियान नहीं होगी, अचानक आज बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हो सकता है। वैसे में अन्य भी विषय उनसे चर्चा के लिए हो सकते हैं, देखना होगा। जानकारी इसको पूरी मुकम्मल जुटाकर मैं आपके सामने फिर से बताऊंगा। जी हाँ, लेकिन ये अपने आप में सवाल जरूर पैदा कर रहा है। जरूर इस बारे में उनका तजुर्बा पूछना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है। रामकृपाल जी, आप देवेंद्र फडणवीस की जो महाराष्ट्र में भूमिका है, राजनीति है, एकनाथ शिंदे जिस तरह से लगातार तोड़ करते रहे हैं शिवसेना के भीतर, वो भी ताकतवर हुए हैं, तो कई तरह की अटकलें, कई तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी। क्या आपको लगता है कि ये अब फौरन ही किया जा सकता है या इस तरह की कुछ सरकार की प्रतिक्रिया होगी इस पर? सुमेरा जी, देखिए, बड़ा ये तेजी से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि बीजेपी बहुत लंबा सोच के चलती है। अभी मानसून सत्र में जो बीजेपी का बड़ा लक्ष्य रहा है, उसमें जो एक बाधा आई थी उससे बीजेपी पार पा गई है। अब वो जो सेशन है, जो बिल्स रखे हुए हैं 2/3 बहुमत वाले, जिसमें महिला आरक्षण को इसी 2029 से लागू करने की बात है, अभी बीजेपी के सामने वो एक बहुत बड़ा प्रश्न लेके खड़ा हुआ है। हो सकता है कि आगे का अब जो मंडे से शुरू होगा सेशन, जिसमें मैंने कहा है कि देखिए, पहले तो ये बिल आएगा जो मोदी जी ने प्रॉमिस किया है कि शिक्षा को लेकर के कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। अखिलेश, माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ सर, माफ कीजिएगा, वापस आपके पास आएंगे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं इस पर सुन लेते हैं। तब भी देखभाल, उनकी पूरी दवाई, इलाज, क्या क्या उस समय जरूरत है उनको पूरा किया। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो पूरा जीवन उसने गुजार दिया लोगों की सेवा में। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी मेहनत से छात्रों के मुद्दे पर बोलेंगे तो वापस रुख करेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को फौरन ही दिल्ली बुलाया जाता है। इसके क्या मायने हैं, क्या संकेत हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को भी ये जानकारी है कि ऐसी खबरें कि वो भी आ सकते हैं। लेकिन रामकृपाल जी, आप कह रहे थे अभी सरकार ने जो बड़ी एक खाई हो गई थी, जो उनके लक्ष्य था सामने अहम बिलों को पास कराने का, चाहे वो वंदे मातरम वाला बिल हो या डिलिमिटेशन वाला बिल हो, वो ज्यादा बड़े उनके लिए मुद्दे हैं और उस तरफ वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या ये जो शुरुआत है, इसने विपक्ष को एकजुट किया है? वो जो बिखराव हमें पहले दिख रहा था, क्या इस मुद्दे पर वो एकजुट हुए हैं और वो अभी एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी? देखिए, विपक्ष तो हमेशा चुनाव के अलावा हमेशा एकजुट दिखता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं, असली परीक्षा तभी होती है कि विपक्ष कितना एक है। क्योंकि इंडिया अलायंस, आप याद कीजिए, जब से बना है तब से अब तक एक भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें सारे लोग मिल करके बीजेपी का मुकाबला कर रहे हों। तो मेरा ये कहना है कि अभी तात्कालिक है, सफलता हमेशा अहंकार के पैकेट में आती है। और मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि अगर जो आज सफल हुए हैं, उनको अगर अहंकार के वो जो पैकेज है, उस पैकेट से अगर उनको मोह हो गया, तो फिर उनके लिए, बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा, उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा आप तानेंगे चीजों को तो कहीं न कहीं सहानुभूति पलट करके बीजेपी की तरफ जाएगी। ये सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं, ये अब कुछ घटनाक्रम अगले कुछ घंटों में जो होंगे उससे साफ हो जाएगी स्थिति। लेकिन वापस एक बार रुख कर लेते हैं शिवांग का। शिवांग, वहां पर मीडिया मौजूद है, वहां पर कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इंतजार है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के यहाँ पहुंचने का। तो क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में ये शुरू हो सकती है? क्योंकि समय 3:30 बजे का था, उससे आगे बढ़ चुका है समय। देखिए, जो कल समय तय हुआ था वो आज दोपहर 3:30 बजे की मुलाकात का समय तय हुआ था। फिर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में इस तरह की खबरें आई कि जो मुलाकात है वो उसको आधे घंटे के लिए टाल दिया गया है और वो अब 4 बजे होगी। लेकिन अब 4 बजने को हैं और करीब 20 से 25 मिनट का समय बीत चुका है। जो कांग्रेस जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं। इंतजार किया जा रहा है जेपी नड्डा का और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कि कब वो यहाँ आते हैं, क्योंकि इसी मुलाकात के बाद ये बातें तय होंगी कि क्या ये प्रोटेस्ट अब थमने का नाम लेगा, ये प्रोटेस्ट कब खत्म होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सरकार की प्रायोरिटी इस वक्त यही है कि दिल्ली से, जंतर मंतर से अब इन प्रोटेस्टर्स को हटाया जाए और सरकार भी लगातार इनसे यही गुजारिश कर रही है। इसका तो मतलब ये लग रहा है, सुमेरा, एक सेकंड, इसका मतलब ये लग रहा है कि यहाँ पर अगर
कॉकरोच जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचकर इंतजार कर रहे हैं और सरकार की तरफ से अभी रिप्रेजेंटेशन में यहां देरी हो रही है, मतलब अभी पहुंचे नहीं है जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह। इसका मतलब अब कोई गूढ़ मंथन हो रहा है या हुआ है जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बीच में, वो ब्रीफिंग दी जा रही है शायद इन दोनों को, और उसके बाद ये यहां पहुंचेंगे। इसका सीधा मतलब कुमार कुंदन यही निकाला जाए ना? निश्चित रूप से कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर अभी भी बातचीत चल रही है और वो बातचीत सामने नहीं आई है। आपको याद होगा कि अब से 3 से 4 घंटे पहले ही इस बात की तस्दीक कर दी गई थी कि जो ये बैठक होने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाली, ये बैठक टल सकती है। टल सकती है से मेरा मतलब है थोड़ा समय आगे हो सकता है, और वही समय आगे होता हुआ दिख रहा है। अब जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। प्रधानमंत्री के यहाँ अमित शाह की मुलाकात होती है, उसके बाद अमित शाह वहाँ से निकलते हैं, फिर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की भी मुलाकात की बात होती है, और अभी तक अगर वो लोग वहाँ नहीं पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आगे की जो अंतिम रणनीति है उसको एक तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से सरकार के तौर पर भी एक बड़ी बात है, एक जिस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया है उनके रेजिग्नेशन, क्योंकि उससे नीचे वो मान नहीं रहते, और अब जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया उसके बाद की बदली हुई परिस्थितियों में आगे की क्या रणनीति होगी सरकार की ओर से, यह भी बहुत ही दिलचस्प होगा। और रोकेंगे एक बार अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं सुनना है। ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो, और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि क्योंकि उनकी कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है, और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर, या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाएं, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को, जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए, और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। का कहना कि युवाओं की जीत है, देश के जो युवा हैं वो जुड़े हैं, और राजनीतिक दलों को इससे सबक लेने की ज़रूरत है, राजनीतिक पार्टियों को सबक लेने की ज़रूरत है कि उनके राज्यों में जब इम्तिहान हो तो वो ऐसा बनाया जाए कि लीक ना हो, पेपर लीक ना हो, छात्रों को, युवाओं को रोजगार मिले, इसकी तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। यानी युवाओं के जो मुद्दे हैं उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। शिवांग, इंतज़ार हो रहा है, बताया जा रहा है कि गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन आप क्या कुछ समय पहले तक आज दिन में जा पाए जहां जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, और वहां पर जो युवा हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या आप ये अनाउंसमेंट के बाद भी वहां थे, तो क्या आपने फील किया लोगों के बीच? बिल्कुल, मैं सुबह जंतर मंतर पे मौजूद था और कुछ घंटे मैंने वहाँ पे गुजारे, और वहाँ का जो माहौल था जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उससे ज़्यादा वहाँ पे उत्साह आज देखने को मिला, क्योंकि आप जानते हैं आज शनिवार का दिन है, बहुत लोगों की छुट्टियाँ भी होती हैं। इस वजह से वहाँ का जो आज का फुटफॉल था, कल के बनस्पत अगर हम बात करें तो वो कुछ ज़्यादा था, और आज वहाँ पे कुछ उत्साह भी ज़्यादा था। और बीच में इस तरह की भी कुछ खबरें निकल के सामने आई कि जो संसद मार्ग वाली रोड है, टॉलस्टॉय मार्ग जहाँ पे है, वहाँ कुछ लाठीचार्ज भी करना पड़ा पुलिस को, और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। इस क्राउड के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी शामिल हैं जो असामाजिक तत्व हैं, और उस
की भी पुलिस को जानकारी लगातार मिल रही है। ज़्यादा हो हल्ला होता है तो ऐसे में पुलिस को थोड़ा बल का प्रयोग भी करना पड़ता है, और वो आज हमने वापस से देखा। लगातार मंच से भी इस बात को क्राउड को कन्वे किया जा रहा था कि हमें कुछ इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देना है, लेकिन इंतज़ार जो आज बेसब्री से सुबह से हमने वहाँ पे महसूस किया वो यही था कि तमाम लोगों को इस बात का इंतज़ार था कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जब बैठक होगी तो क्या सरकार उस फैसले को मानेगी, क्योंकि कल की बैठक में ये कह दिया गया था सरकार की तरफ से कि इन प्रिंसिपल हम आपकी बातों को मानते हैं, मुआवजा देने को सरकार तैयार है जो सुसाइड विक्टिम्स हैं। इसके अलावा सरकार ने कह दिया था कि FIR भी नहीं होगी उन बच्चों के खिलाफ, उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, और कुल मिला के जो सबसे बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, अब उसको भी सरकार ने मान लिया है। तो लगभग ऐसा लगता है कि सरकार तमाम मांगों को मान चुकी है और रास्ता एक तरीके से साफ नजर आता है। लेकिन अब इस बैठक के बाद ये स्थिति और क्लियर होगी, क्योंकि इस बैठक के बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं वो पहुंचेंगे और वो मंच से फिर जो वहां का क्राउड है उसको संबोधित करने का काम करेंगे, उनको बताएंगे, और फिर तमाम लोग जो इनकी कमेटी है 8 से 10 लोगों की, वो आगे का फैसला लेंगे। लेकिन अब इसको लेकर ये जाहिर है सबसे बड़ी मांग जिसको लेकर ये पेचीदगी दिखाई दे रही थी, उसको अगर सरकार ने सबसे पहले मान लिया है तो आमोद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एग्जैक्टली, और मुझे लगता है आमोद ये इशारा कर रहे हैं कि उनको आवाज नहीं जा रही है, तो मैं इसको लेकर मनीष झा आपके पास आ रहा हूं। मनीष झा, क्या ये आपको संभावना लग रही है कि बाकी की 2 मांगें भी एज इट इज मानी जाएंगी? और दूसरे ये भी कि साथ में राइडर जो विपक्ष की तरफ से जोड़ा गया, आज राहुल गांधी ने कहा कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कहीं और पोर्टफोलियो भी ना दिया जाए, क्या आपको लगता है ये सब भी माना जाएगा? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में भारत की राजनीति शिक्षा के मुद्दे पर हो रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों शिक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। रही बात विपक्ष और CJP कुछ और मुद्दे जोड़ सकती है, कुछ और मुद्दे घटा सकती है, लेकिन अभी तक जो मुद्दे दिए गए हैं मुझे लगता है व्यवहारिक तौर पर सरकार को उसमें कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जिन बच्चों के परिवारजनों को मुआवजा देने की बात है, मुझे लगता है टोटल कॉस्ट उससे कहीं ज़्यादा जो सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में जंतर मंतर में उसमें ज़्यादा कॉस्ट आ रही होगी। तो इसलिए लगता है कि सरकार इन बातों को मान जाएगी। सरकार की चिंता यह है कि हमारी सारी मांगे मांग लेने के बावजूद भी क्या सच में सारे स्टूडेंट्स जंतर मंतर खाली कर देंगे, और अगर उन्होंने नहीं खाली किया, कोई नई मांग लेकर आ गए, तो उससे कैसे डील किया जाए? शिवांग के पास चलते हैं, वहां पर कुछ हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। काफिला यहाँ पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और JP नड्डा यहाँ पे मिलने के लिए पहुंचे हैं, और अब कुछ देर में कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात होगी। यहाँ पे लाइव पैच करो। दिखाई दे रहे हैं सरकार की तरफ से CJP के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए दोनों पहुंच चुके हैं। हालांकि CJP के प्रतिनिधि काफी देर से पहले ही पहुंचे हुए हैं, 3:30 बजे के पहले ही वो पहुंच गए थे, और अब करीब 4 बज रहा है, मतलब करीब आधे घंटे के डिले के बाद गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदगी दी गई है। और अब यहाँ क्या होने वाला है, जाहिर है सबकी दिलचस्पी यही जानने में है। एक महत्वपूर्ण बात मनीष झा की तरफ से अभी ये कही गई कि मान लीजिए वो मांगे जो अभी तक रखी गई हैं उनको मान भी लिया जाता है, तो अभी जैसा आप सुमेरा कह रही थी कि एक एडिशनल मांग तो पहले ही रख दी गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि और मांगों का सिलसिला और अभी जंतर मंतर ना खाली के? हाँ बताइए शिवांग। बोलिए शिवांग, बोलिए, सुन रहे हैं आपको। शायद उन्हें आवाज नहीं जा रही है, उन्हें आवाज नहीं जा रही है। वापस शिवांग का रुख करेंगे, लेकिन शिवांग ने हमें तस्वीरें दिखाई JP नड्डा और जितेंद्र सिंह के पहुंचने की। वो अंदर चले गए हैं और अब मुलाकात शुरू हो जाएगी। पहले से ही यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आशुतोष रांका और सौरभ दास मौजूद हैं, उनके साथ 2 और लोग मौजूद हैं। X पर सोशल मीडिया अपना प्रोफाइल बदल दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो धर्मेंद्र प्रधान ने X पर अपना प्रोफाइल बदल दिया है, इस्तीफा वो दे चुके थे। 2:18 पर एक खबर सामने आई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया, अपना प्रोफाइल बदल दिया है X पर। जी। तो उन्होंने पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर उनका वहां परिचय था वो हटा दिया है, बदल दिया गया। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं उनका प्रोफाइल। सोशल मीडिया पर जो उनके प्रोफाइल में उनके बायो में लिखा गया था उसे उन्होंने अब बदल दिया है। सिर्फ MP लिखा है, MP लोकसभा संबलपुर, और इसके आगे उन्होंने अपने व्यूज़ के बारे में बात की है, यानी सिर्फ अब वो लोकसभा में सांसद हैं, ये उन्होंने लिखा है। जो एजुकेशन मिनिस्टर उनकी प्रोफाइल पर पहले लिखा हुआ था उसे हटा दिया है। जाहिर सी बात है इस्तीफा वो दे चुके हैं, इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। अब देखना यह है कि कौन से नेता अपनी प्रोफाइल पर एजुकेशन मिनिस्टर लिखेंगे, यानी अगला एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा।
वो एक बड़ा सवाल है। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, बैठक चल रही है, कांग्रेस जनता पार्टी का अगला रुख क्या होगा वो अब कुछ देर में साफ होगा। लेकिन माफ कीजिएगा, अमोद भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले एक अमोद से प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। अमोद, अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये तो अभी काल के गर्त में छुपा हुआ प्रश्न है। अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, ये तो मोदी सरकार किसी को एडिशनल चार्ज देगी फिलहाल, लेकिन अगले कैबिनेट एक्सपेंशन में कौन बनेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अब अपना प्रोफाइल चेंज कर लिया। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और उसको स्वीकार भले ही बाद में किया जाएगा, उसका ऑफिशियल जो प्रोसीजर है वो बाद में पूरा होगा, लेकिन उन्होंने अभी से अपने प्रोफाइल से, बायो से इसको हटा दिया। ये अपने आप में दिखाने का प्रयास है कि जो छात्रों की मांग थी वो मांगें मान ली गई हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपने प्रोफाइल से भी उन्होंने हटा दिया। और जो राहुल गांधी या दूसरे अन्य नेता ये कह रहे कि ऐसा ना हो कि यहाँ से इस्तीफा देकर दूसरा मंत्रालय उनको दे दिया जाए, तो वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये भी उन्होंने आश्वस्त कर दिया है अपना प्रोफाइल और बायो चेंज करके। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो बैठक शुरू हुई है, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब जा रहे हैं बैठक करने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 जो मांगे थी, अब ऑलमोस्ट उन तीनों मांगों को सरकार मान रही है। सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, 2 मांग इन प्रिंसिपल कल ही मान चुके थे। तो आज ये बैठक किस मोड़ पर खत्म होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज क्या ये डीपीके के ये एक बार आपको ये तस्वीरें दिखा दें। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक और राउंड की बात, लेकिन ये राउंड जो हो रहा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हो चुका है, ये प्रमुख मांगों में से एक थी। 2 और मांगे थी, उनको लेकर सरकार पहले ही पॉजिटिव दिखाई दे रही थी। तो क्या उन बातों को भी वर्बेटिम मान लिया जाता है, वैसा जैसा मांगा गया वैसा मान लिया जाता है, या उसमें सरकार अपनी अब लगता है कि वो मांगे तो सरकार पहले भी कह रही थी कि सकारात्मक है तो मांग ली जाएंगी शायद, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी का क्या रुख होगा अब, क्योंकि इस्तीफा ही सबसे बड़ी मांग थी, बाकी मांगे तो सरकार कल भी ये कह रही थी कि हम सकारात्मक हैं, इन्हें हम मान लेंगे। तो वो अब देखना है कि वो यहां से अब हट जाएंगे या और इसमें कोई मांग जोड़ देंगे। लेकिन सकारात्मक होना और बातों को एज इट इज मानना, इन दोनों में फर्क है। तो क्या कांग्रेस जनता पार्टी इस बात को लेकर जोर देगी कि हमने जैसा कहा वैसा ही मानिए, या उसमें सरकार अगर अपनी कुछ एक नजरिए के साथ उन शर्तों को मानती है तो वो कांग्रेस जनता पार्टी को स्वीकार होगी, और एडिशनल डिमांड्स जो रखी जा रही हैं उनका क्या होगा? शिवांग माथुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवांग, ये जो एक मुद्दा उठ रहा है कि जो एडिशनली अब जो मांगे रखी जा रही हैं, या एज इट इज मांगों को माने जाने के संदर्भ में क्या सीजेपी का जोर होगा, या थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी सीजेपी की तरफ से भी दिखाई जाएगी? देखिए, जो 3 अहम मांगे थी वो तो बीजेपी ने मान ली है, सरकार ने मान ली है। लेकिन कल जब हम जंतर मंतर पे मौजूद थे तो वहां मंच से बार बार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि इन मांगों के अलावा भी एक सूची तैयार की है, एक चार्टर तैयार किया है कांग्रेस जनता पार्टी की टीम ने, और उसमें किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम वो चाहते हैं और दूसरी किस तरह की चीज़ें वो चाहते हैं जो देश में इम्प्लीमेंट की जाएं, उसकी पूरी एक सूची तैयार की गई है। लेकिन उनका ये कहना था कि जब ये 3 बड़ी मांगे सरकार मान लेगी उसके बाद इस सूची को हम सरकार को सौंपेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस जनता पार्टी या प्रोटेस्टर सरकार को डिक्टेट करें और सरकार हर एक बात पे घुटने टेकती हुई नजर आए। जो बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो सरकार ने मान ली है, और सरकार भी अब यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ इस मुलाकात के अंदर ये क्लियर करेगी कि अब आपको अपना प्रोटेस्ट खत्म करना चाहिए और बाकी की बातें बाद में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इस प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा। कांग्रेस जनता पार्टी कौन से मुद्दे उठाएगी? जैसा 2012-13 के आंदोलन में हमने देखा, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकल के एक पार्टी बनी, उसके बाद उसके देश भर के मुद्दे उठाए और राजनीति को आगे बढ़ाया। क्या कांग्रेस जनता पार्टी भी इस मुद्दे से आगे निकलकर, एजुकेशन और नीट के मुद्दे से आगे निकलकर किसी दूसरे मुद्दे को ग्रैस्प करेगी, या फिर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनने की कोशिश करेगी? ये आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में हमें स्पष्ट होगा।